नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 12th होम साइंस की क्लास में। तो बच्चों, आज हम 12th लेसन शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है बाल्यावस्था में पोषण। बच्चों, हमने पहले भी पढ़ा है कि शिशुआवस्था के समाप्त होने के बाद ही बाल्यावस्था शुरू हो जाती है और किशोरावस्था के प्रारंभ होने तक का जो समय होता है वो क्या कहलाता है? शिशुआवस्था से लेकर के किशोरावस्था तक का जो समय है, किशोरावस्था से पूर्व का जो समय होता है वही बाल्यावस्था कहलाती है। और बाल्यावस्था के को भी हम दो भागों में बांटते हैं, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो बच्चों, इस लेसन के अंदर हम पूर्व बाल्यावस्था के अंदर और उत्तर बाल्यावस्था के अंदर किस प्रकार से बच्चों को किस मात्रा में किस प्रकार का पोषण हम दें उसके बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलते हैं बच्चों टेक्स्ट बुक की ओर। हाँ तो बच्चों देखिए बच्चों, शिशुअवस्था के समाप्त होने से लेकर और किशोरावस्था के प्रारंभ होने तक का समय ही बाल्यावस्था कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं कि 1 साल से लेकर के और 10 से 12 वर्ष की आयु जो होती है बच्चे की बाल्यावस्था कहलाती है ना। अब बाल्यावस्था में जैसे ही बच्चा कदम रखता है तो वैसे ही उसका शारीरिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है और विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हमें देखने को बच्चे के अंदर मिलते हैं। अब बाल्यावस्था में होने वाले जो ये परिवर्तन है, इन परिवर्तनों में इनका पोषण स्तर जो है और इनकी जो आहार व्यवस्था है वो भी प्रभावित होती है ना। क्योंकि जब शरीर की वृद्धि और विकास होगा तो उसके अकॉर्डिंग उनको पोषण की भी आवश्यकता होगी, आहार की भी आवश्यकता होगी। तो बाल्यावस्था के अंदर पोषण का स्तर और आहार व्यवस्था का अध्ययन हम यहाँ पर इस लेसन के अंदर करने जा रहे हैं। तो चलते हैं बच्चों आगे कि बाल्यावस्था को हमने यहाँ पर दो भागों में बांटा है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। देखिए बच्चों, पूर्व बाल्यावस्था की बात करें तो 1 साल से 6 साल के की जो आयु होती है बच्चे की, ये कहलाती है हमारी पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है। और इसको हम जो है पूर्व शालीय अवस्था भी कहते हैं या फिर विद्यालय पूर्व अवस्था भी इसको कहते हैं, पूर्व बाल्यावस्था को, है ना। इस अवस्था के अंदर क्या होता है कि शारीरिक वृद्धि और विकास की तुलना में शारीरिक और गत्यात्मक क्रियाओं में परिपक्वता ज़्यादा आती है। शरीर पर नियंत्रण है, सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास भी अधिक मात्रा में होता है। कौन सी अवस्था में? पूर्व बाल्यावस्था के अंदर हमें देखने को मिलता है। अब देखो बच्चों, पूर्व बाल्यावस्था के अंदर यदि होने वाले परिवर्तनों की बात करें तो सबसे पहले तो एक शारीरिक वृद्धि और विकास होता है और दूसरा तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों का विकास भी होता है ना। तो अब देखते हैं सबसे पहले शारीरिक वृद्धि और विकास में क्या होता है। तो शिशुअवस्था के बाद ही प्रारंभिक बाल्यावस्था के अंदर बच्चों की लंबाई, वजन, सिर और छाती का जो घेरा होता है और फैट की मात्रा जो होती है उनमें उनकी वृद्धि में धीरे धीरे कमी आने लगती है ना। जैसे ही बच्चा पूर्व शालीय अवस्था के अंदर प्रवेश करता है तो इनकी शारीरिक वृद्धि जो होती है वो थोड़ी धीमी पड़ जाती है, लंबाई में भी वृद्धि थोड़ी धीमी पड़ जाती है, वजन भी थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है ना। हम कह सकते हैं फैट की मात्रा भी जो है धीरे धीरे कम होने लगती है ना। इसकी वृद्धि और विकास जो है थोड़ा धीमी गति से होता है। अब चलते हैं तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों के विकास की बात करें तो 2 वर्ष का होते होते बच्चा जो होता है वो स्वयं चलना फिरना सीख जाता है, क्योंकि मसल्स का विकास होता है, तंत्रिका तंत्र का विकास होता है, तो ये चलना फिरना सीख जाता है। इसके साथ साथ शरीर पर नियंत्रण करना भी सीख जाता है, मतलब अपनी बॉडी को संभालने लग जाता है ना। सीधा खड़ा रहने लग जाता है, अपने आप चलना लग जाता है, अपने 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 पाँवों को उठा करके आगे की ओर बढ़ने लग जाता है, सीढ़ियों पर उतरने और चढ़ने लग जाता है ना। तो ये था हमारा कि इस प्रकार से जो है शारीरिक वृद्धि और विकास होता है और तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों का विकास होता है। चलते हैं आगे। देखिए बच्चों, पोषण संबंधी समस्याओं की यदि हम बात करें, जो पूर्व बाल्यावस्था है इसके अंदर पोषण संबंधी समस्याएं किस प्रकार की हो सकती हैं। तो देखो, पहली बात तो ये है कि पूर्व शालीय अवस्था के अंदर या फिर पूर्व बाल्यावस्था के अंदर बच्चे जो होते हैं बड़े जिज्ञासु होते हैं, नटखट प्रवृत्ति के होते हैं, है ना। ये किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ होगी तो उसको छू करके, उसको टेस्ट करके मुँह के अंदर रखेंगे। चाहे तो कोई कीड़ा भी जा रहा है, तो मकोड़ा भी जा रहा है या चींटी भी जा रही है तो उसको भी उठा करके खाएंगे, क्योंकि इस अवस्था के अंदर बच्चा जो होता है किसी भी चीज़ को छूकर या फिर खाकर टेस्ट करके ही परखता है ना। ऐसी प्रवृत्ति होती है इन बच्चों में। अब शारीरिक वृद्धि के कारण ही इनकी भोजन संबंधी आवश्यकताएं जो है अधिक होती है और इस अवस्था के अंदर कई बालक जो होते हैं वो बड़ों से आँख चुरा करके विभिन्न प्रकार के पदार्थ खाते हैं, जैसे मिट्टी खाते हैं, चूना खाते हैं, मोम खाते हैं, साबुन खाते हैं ना, बाथरूम में जाते हैं साबुन खाने लग जाते हैं, किचन में जाके आटा खाने लग जाते हैं, है ना, चूना खाते हैं, मिट्टी खाते हैं,
तो जो नहीं खाने वाले पदार्थ है वो भी खाने लग जाते हैं। तो जब नहीं खाने वाले पदार्थ वो खाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इन बच्चों को पाइका की प्रॉब्लम हो जाती है। तो पाइका भी एक प्रकार का रोग है। इन अखाद्य पदार्थों को खाने से बालकों की जो है भूख में कमी हो जाती है। अब क्या होता है, जब ये अखाद्य पदार्थ जब खाने लग जाते हैं बच्चे पूर्व बाल्यावस्था के अंदर, तो इसके अंदर जब पाइका रोग इनको होता है तो इनकी भूख कम हो जाती है, और भूख कम होती है साथ साथ इनका जो डाइजेशन होता है वो भी गड़बड़ा जाता है ना। और भोजन से प्राप्त जो पोषक तत्व होते हैं इनका अवशोषण भी ठीक प्रकार से नहीं हो पाता, है ना। अब देखिए बच्चों, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब ये अखाद्य पदार्थों को जब खाते हैं बच्चे, तो इससे क्या होता है कि भोजन की मात्रा में कमी आ जाती है, बच्चों को भूख नहीं लगती, और भोजन के अंदर पूर्ण रूप से पौष्टिक तत्व भी शरीर में नहीं पहुंच पाते, भोजन की गुणवत्ता में कमी आ जाती है, पाचन संस्थान गड़बड़ हो जाता है। अब बच्चे जो होते हैं रोग से संक्रमित हो जाते हैं, है ना। ये जो बच्चे होते हैं, पूर्वशाली बच्चे जो होते हैं, इनमें कुपोषण जैसी बीमारियाँ हो जाती है, जैसे प्रोटीन की कमी हो जाती है, ऊर्जा की कमी हो जाती है, कुपोषण हो जाता है, या फिर ब्लड की कमी हो जाती है, या फिर रतौंधी हो सकता है, इनको रिकेट्स रोग हो जाता है ना, बेरी हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं इनको एराइबोफ्लेविनोसिस नामक रोग हो जाता है, या पेलेग्रा रोग से ये ग्रस्त हो जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार अब देखिए बच्चों, पाइका के रूप में खाए जाने वाले जो अखाद्य पदार्थ हैं, इनके साथ विभिन्न प्रकार के रोगाणु भी हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अब बच्चों को तो ये दिखाई नहीं देता कि मिट्टी के अंदर, छूने के अंदर विभिन्न प्रकार के रोगाणु हैं, सूक्ष्म जीव है ना। ये भी हमारे शरीर में चले जाते हैं और इस प्रकार से ये रोग संक्रमण को बढ़ावा देते हैं। ऐसे बालक जो होते हैं इनको सर्दी, हाँ तो बच्चों देखो कि ऐसे जो बालक होते हैं इनमें प्राय सर्दी, खांसी, दस्त, बुखार हो जाता है, और पुरुषशाली बालकों के अंदर विभिन्न प्रकार से रोगों से लड़ने के लिए जो है प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है, क्योंकि उनकी भूख ही खत्म हो जाती है, पोषक तत्व तो शरीर को मिलते ही नहीं है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी। तो ऐसे में भूख की कमी हो जाती है और पाइका आहार की पौष्टिकता, गुणवत्ता में कमी, इसके साथ साथ कुपोषण, कई प्रकार के रोग संक्रमण जो है वो बढ़ने की संभावनाएं होती है। इसके साथ साथ यदि हम देखें तो ये सभी कारक जो होंगे पुरुषशाली जो बालक होते हैं इनके पोषण स्तर पर भी प्रभाव डाल रहे हैं एक तरीके से। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस अवस्था में रोग संक्रमण और मृत्यु दर बहुत अधिक पाई जाती है। कौन सी अवस्था में? पूर्व बाल्यावस्था के अंदर। अतः इस अवस्था के बालकों में पोषण स्तर और आहार व्यवस्था पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है, और विशेष रूप से महिलाओं को, गृहिणियों को, माताओं को जो है अपने बालकों के पोषण स्तर और उनके आहार व्यवस्था पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, और बच्चों को खाद्य पदार्थ खाने से रोकना चाहिए। तो इस प्रकार बच्चों हमने पूर्व बाल्यावस्था के अंदर देखा कि किस प्रकार से कौन कौन से शारीरिक परिवर्तन होते हैं, तंत्रिका तंत्र, मांसपेशियों का विकास होता है, इसके साथ साथ पोषण संबंधी कौन कौन सी समस्याएं होती हैं इनके बारे में अध्ययन किया। अब हम चलते हैं बच्चों उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था जो होती है 6 वर्ष से लेकर के किशोरावस्था प्रारंभ होने तक की अवस्था जो होती है वो क्या कहलाती है? उत्तर बाल्यावस्था कहलाती है। इस अवस्था के अंदर बालक जो होते हैं विद्यालय जाते हैं, है ना, और शिक्षा प्राप्त करते हैं, औपचारिक शिक्षा प्राप्त करते हैं, है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि इस समय तक उनकी वास्तविक पढ़ाई जो है वो शुरू हो चुकी होती है ना, वो पढ़ाई शुरू कर देते हैं, और इससे विद्यालयी और शालेय बालक की अवस्था भी हम कह सकते हैं। ये जो उत्तर बाल्य अवस्था होती है इसको हम विद्यालयी बालक अवस्था कह सकते हैं, या फिर शालेय बालक अवस्था भी कह सकते हैं। अब देखो इस अवस्था के अंदर जो है लड़कियों में जो है किशोरावस्था जो होती है शीघ्र प्रारंभ हो जाती है, जिसके कारण बाल्यावस्था जो होती है 9 से 10 वर्ष की आयु के अंदर समाप्त हो जाती है ना। जबकि लड़कों के अंदर ये अवस्था जो होती है 11 से 12 वर्ष तक चलती है, उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। इसके बाद किशोरावस्था शुरू होती है ना। तो इस दौरान उनकी शारीरिक वृद्धि और विकास की दर भी जो होती है वो कुछ धीमी गति से होती है, स्थिर भी होती है, रेखिक प्रकार से भी होती है ना। स्टेबिलिटी के साथ साथ धीरे धीरे वृद्धि और विकास होता है, तथा उनके शारीरिक अंग जो होते हैं धीरे धीरे पुष्टता और परिपक्वता प्राप्त करने लगते हैं। बालक जो होते हैं वो शारीरिक गत्यात्मक क्रियाओं, अब देखिए इनका जो शारीरिक विकास होता है, शारीरिक अंगों का विकास धीरे धीरे होता है, अंग धीरे धीरे जो है पुष्टता और परिपक्वता को प्राप्त करते हैं। इसके साथ साथ बालक जो होते हैं वो शारीरिक गत्यात्मक क्रियाओं में भी जो है वो प्रवीणता हासिल कर लेते हैं। कौन सी अवस्था में? उत्तर बाल्यावस्था में, जो 6 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक
चलती है ना। अब चलते हैं आगे। हाँ तो बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन। देखो, किशोरावस्था के अंदर कौन कौन से परिवर्तन होते हैं देखेंगे हम कि इस अवस्था में वृद्धि की दर जो होती है लगभग 2 किलोग्राम पर वर्ष बढ़ जाती है। 2 किलोग्राम पर वर्ष से बढ़ कर के 4 किलोग्राम पर वर्ष तक बढ़ती जाती है किशोरावस्था के दौरान। और लड़कियों में वजन में वृद्धि तेज़ी से होती है। त्वचा पर जो है फैट इकट्ठी होने लग जाती है, गुदगुदी हो जाती है ना, लड़कियां मोटी हो जाती हैं। और उत्तक जो होते हैं तेज़ी से वृद्धि करने लगते हैं। लड़कों में जो है वृद्धि मांसपेशियों का विकास अधिक होता है। और लंबाई में वृद्धि की दर जो होती है 5 से 6.5 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती है। और लड़कियों में लड़कों की अपेक्षाकृत जो है वो लंबाई अधिक बढ़ती है ना। लंबाई की वृद्धि जो होती है, जैसे टांगे जो होती है ज़्यादा लंबी हो जाती है। और हाथों में जो है गर्दन है, धड़ की अपेक्षाकृत जो है वो अधिक लंबी होती है ना। तो इस प्रकार से लंबाई में भी वृद्धि होती है किशोरावस्था के दौरान। अब देखो, किशोरावस्था के दौरान बालकों के अंदर जो है अस्थायी दांत जो होते हैं वो गिर जाते हैं और स्थायी दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। और शेषावस्था के प्रारंभिक 3 से 4 महीने से शुरू होने वाली जो कलसी भवन की प्रक्रिया है वो अभी यहाँ पर जारी रहती है। इसके साथ साथ प्रारंभिक बाल्यावस्था में लड़के और लड़कियों की वृद्धि और विकास में तेज़ी से परिवर्तन नहीं होता है। और उत्तर बाल्यावस्था में जो है विशेष रूप से ये परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। और 6 वर्ष की अवस्था के अंदर जो बालिका होती है वो बालकों से वजन में हल्की रहती है, कद में चिकनी रहती है। और 10 वर्ष की उम्र में, जैसे ही 10 वर्ष में प्रवेश करती है, किशोरावस्था में प्रवेश करती है, वैसे ही उनका वजन भी बढ़ जाता है, थोड़ी सी मोटी भी हो जाती हैं, है ना, लंबी भी हो जाती है। तो ऐसा बालिकाओं के अंदर जो है वो शीघ्र ही प्रारंभ होने लगता है किशोरावस्था के दौरान, है ना। देखिए बच्चों, अब हम देख रहे हैं कि बाल्यावस्था के अंदर पोषण संबंधी कौन कौन सी समस्याएं रहती हैं। तो उत्तर बाल्यावस्था में बालकों के अंदर क्रियाशीलता और आत्मनिर्भरता बढ़ जाती है। ये अपना हर कार्य जल्दी से जल्दी निपटाना चाहते हैं, क्योंकि इनका दिमाग तो अपने दोस्तों में लगा रहता है। इनको खेलना बहुत पसंद होता है और किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप पसंद नहीं होता है। कोई भी इंटरफेयर करे इसके बीच में उनको अच्छा नहीं लगता। इन बालकों की रुचि जो होती है खेलों के प्रति बहुत ज़्यादा रहती है। ये बालक खेलों में ही अपनी रुचि ज़्यादा दिखाते हैं, है ना। और विद्यालय के अंदर जो है, कक्षा के अंदर जब पढ़ाई होती रहती है तो पढ़ाई के बढ़ते हुए भार से भी जो है सामंजस्य नहीं बिठा पाते, तालमेल नहीं कर पाते, क्योंकि इनका दिमाग दोस्तों में और खेलने में ज़्यादा रहता है। और ये प्रत्येक कार्य को अति शीघ्र से शीघ्र पूरा करना चाहते हैं और साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय तक खेलना चाहते हैं, है ना। तो ये होते हैं हमारे बाल्यावस्था के बच्चे। और भोजन के प्रति बड़े लापरवाह होते हैं। मम्मियाँ चिल्लाती रहती है, खा लो, कोई परवाह नहीं रहती, इनको खेलते रहते हैं दिन भर। और विद्यालय में 6 से 7 घंटे की पढ़ाई, इसके साथ होमवर्क, इसके साथ कक्षा में बढ़ती हुई कंपटीशन, इसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जो है समायोजन करना, है ना। ये बालक जो होते हैं ऐसी स्थिति के अंदर, ये बहुत सारी, ये भी इनकी परेशानियाँ ही हैं छोटे बच्चों की बाल्यावस्था की। तो इनके साथ ये समायोजन करना इनके लिए थोड़ा कठिन रहता है ना। और ये तनाव की स्थिति में भी रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, हमेशा गुस्से में रहते हैं। मम्मी बस मुझे खेलने दो, ये वो, मैं जा रहा हूँ, मैं अभी भूख नहीं है, मैं अभी नहीं खाऊंगा, इस तरीके से जो है हमेशा करते रहते हैं, है ना। और तनावग्रस्त रहने से इनकी भूख भी प्रभावित होती है, इनको भूख भी नहीं लगती फिर। हाँ तो बच्चों, अब चलते हैं आगे। बाल्यावस्था में पोषण संबंधी क्या आवश्यकताएं होती है। देखो, बाल्यावस्था के अंदर पोषक तत्वों की आवश्यकताएं और उनकी वृद्धि और विकास की मांग को देखते हुए उसके आधार पर ही हमारे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान समिति ने बाल्यावस्था के विभिन्न वर्गों के लिए पोषक तत्वों की एक निश्चित मात्रा जो है वो निर्धारित की है, जो कि यहाँ पर हम एक सारणी के द्वारा पढ़ने जा रहे हैं, सारणी 12.1। तो चलते हैं हम सारणी की ओर। हाँ तो देखो बच्चों, यहाँ पर सारणी 12.1 पेज नंबर 67 पे बाल्यावस्था के लिए पौष्टिक तत्वों की दैनिक प्रस्तावित मात्रा यहाँ पर दे रखी है। देखो, यहाँ पर सारे पोषक तत्व दे रखे हैं, जिसमें ऊर्जा है, प्रोटीन है, फैट है, कैल्शियम है, आयरन है, बीटा कैरोटीन है, पाइमीन है, राइबोफ्लेविन, ये सब वाइटामिन से विभिन्न प्रकार के, नाइसिन है, पायरिडॉक्सिन है, विटामिन सी है, फॉलिक एसिड है, विटामिन B12 है ना। ये सभी प्रकार के पोषक तत्व हैं। अब यहाँ पर देखिए, बाल्यावस्था के अंदर विभिन्न आयु वर्ग दे रखे हैं। 1 से 3 आयु वर्ग के लिए कितनी कैलोरी की आवश्यकता है, या 4 से 6 वर्ष के लिए
वर्ष के बच्चे के लिए कितनी कैलोरी की आवश्यकता है, या 7 से 9 वर्ष के बच्चे के लिए कितनी कैलोरी की आवश्यकता है, और एक 10 से 12 वर्ष के बालक और बालिका दोनों के लिए अलग अलग कितनी कितनी कैलोरी की आवश्यकता है, इसके बारे में यहाँ पर हमें बताया गया है। सबसे पहले हम देखें, यदि ऊर्जा की बात करें तो 1 से 3 वर्ष के बालक के लिए यदि हम देखें तो 1240 किलो कैलोरी जो है ऊर्जा की आवश्यकता होती है। 4 से 6 वर्ष का जो बच्चा है तो उसके लिए 1690 किलो कैलोरीज ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और 7 से 9 वर्ष के बच्चे की यदि बात करें तो 1950 किलो कैलोरीज ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और 10 से 12 वर्ष के बालक की बात करें तो 2190 किलो कैलोरीज, और बालिका के लिए 1970 किलो कैलोरीज की आवश्यकता होती है। प्रोटीन की बात करें तो 1 से 3 वर्ष के लिए प्रोटीन हमारे 22 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। 4 से 6 वर्ष के लिए 30 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और 7 से 9 वर्ष के लिए 41 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और 10 से 12 वर्ष के बालक के लिए 54 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता, और 10 से 12 वर्ष की बालिका के लिए 57 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से फैट की बात करेंगे तो फैट जो है 1 से 3 वर्ष के लिए 25 ग्राम, 4 से 6 वर्ष के लिए 25 ग्राम, और 7 से 9 वर्ष के लिए 25 ग्राम, और 10 से 12 वर्ष के बालक के लिए 22 ग्राम, और 10 से 12 वर्ष की बालिका के लिए भी 22 ग्राम फैट की आवश्यकता होती है। ठीक इसी प्रकार से सभी प्रकार के कैल्शियम है, आयरन है, बीटा कैरोटीन है, पायमिन है, विभिन्न प्रकार के वाइटामिन के बारे में हमें दे रखा है। विभिन्न आयु वर्ग के अंदर कितनी कितनी मात्रा के अंदर जो है वो इन सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो इस सारणी को आप बुक के अंदर देख करके पूरी समझने का प्रयास करना। तो बच्चों धन्यवाद। आज हमारी क्लास यहीं पर कंप्लीट होगी। जय श्री कृष्ण।